आज पैथोलॉजी का क्लास है ना। पैथोलॉजी क्लास में फर्स्ट जो टॉपिक्स ले रहे हैं, हैमरेज का ले रहे हैं। ये है क्या एक्चुअली में हैमरेज? कॉमनली हम लोग सुनते रहते हैं इसके बारे में। इज सपोज ब्लड वेसल्स हो गया। ये सब टिश्यू स्पेस है। इट मीन्स कि हमारे जितने भी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स है या फिर विसरल सिस्टम है, उसके अंदर ईच एंड एवरी सेल तक ये मेन ब्रांच हो गया, और इससे ब्रांचेज एंड री ब्रांचेज निकल के ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचते रहते हैं। इन साइड द ब्लड वेसल्स आप बढ़िया से जान लें कि इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। इसका डायरेक्शन हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है, एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ ये बढ़ता ही रहता है। अब आता है हैमरेज। हैमरेज का मतलब ही होता है कि एस्केप ऑफ द ब्लड, एस्केप ऑफ द ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स। ये हमेशा बाइंडेड है, जब भी ये फ्लो कर रहा है तो हमेशा बाइंडेड स्टेज में कर रहा है। अगर इसके ब्रांचेज या री ब्रांचेज की बात करें तो ये ऐसे करके ब्रांचेज हुआ, लेकिन फिर भी है बाइंडेड है। ये छोटा छोटा होते हुए टिश्यू और सेल तक, सेल्स के बाद कैपिलरी में, और कैपिलरी के बाद फिर से वेन्यूल में कन्वर्ट होकर फिर वापस ये लौटने के स्टेज में आ जाता है। जैसे ये ब्रेक किया था वैसे ही सब जगह से ये फिर जुड़ना शुरू हो जाएगा, और जुड़ते हुए एक कॉमन ब्रांचेज के रूप में ये फिर वेन में कन्वर्ट करेगा, और वेन्स में फिर से एक बार ये लौटने की स्थिति में आ जाएगा हार्ट की दिशा में। मतलब कि एक दिशा से गया तो दूसरी दिशा से ये फिर ये वापस लौटना शुरू कर गया। लेकिन किसी भी जगह अपने वेसल्स को, जब कार्डियक सिस्टम से शुरू हुआ, हार्ट से शुरू हो गया, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा, आयोटा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टियोल, आर्टियोल से मेटा आर्टियोल, मेटा आर्टियोल से कैपिलरी, और कैपिलरी से वेन्यूल, और वेन्यूल से वापस स्मॉल वेन, फिर लार्ज वेन, फिर वेना कैवा से ये फिर वापस राइट ऑर्ट्रियम में रिटर्न हो जा रहा है। तो किसी भी जगह पे अपने वेसल्स को ये छोड़कर नहीं जा रहा है, किसी भी स्थान पे। और अगर सेल की बात कर रहे हैं तो ये भी गलतफहमी है कि सेल में टूट कर ब्लड वेसल्स जा रहा है। ये अगर इंडिविजुअल सेल्स है तो ये कैपिलरी ब्रांचेज इसको, इसके चारों तरफ इस ढंग से इसको कवर कर लेते हैं। ये कैपिलरी हो गया, और ये हो गया वेन्यूल। इस तरफ से ऑस्मोसिस या फिर प्रेशर ग्रेडियंट के आधार पे सब्सटेंसेस ब्लड वेसल से सेल में आ गए, और इस तरफ से उसके दूसरे एंड से ये फिर वापस कलेक्ट कर लिया गया जो वेस्ट प्रोडक्ट है, और ब्लड जो इसमें गया सब्सटेंसेस जो गया फिर कलेक्ट करके फिर वापस लौट गया। तो किसी भी स्थिति में सेल के भी अंदर भी ब्रेक करके नहीं जा रहा है। तो ये नॉर्मल एनाटॉमिकल्स एंड फिजियोलॉजिकल्स कॉन्फ़िगरेशन से हमारा ब्लड वेसल्स था। अब चले आते हैं ये क्या कर रहा है हेमरेज। तो हेमरेज कहता है कि एस्केप ऑफ द ब्लड। एस्केप का मतलब है इस जगह को छोड़ जाना,
जो इसका नॉर्मल सर्कुलेशन का जो पाथवे था, उससे ये अलग अलग हट गया। एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में आपका आयोटा से लेकर टिल दी वेन्यूल, यहाँ से शुरू हुआ, वहां से लेकर सेल तक, और सेल से वापस हार्ट तक लौटने के दौरान में जितने भी पाथवे है, उसमें से कहीं पर से भी अगर ये एस्केप कर जाता है, एस्केप कर जाता है मतलब कि इस जगह से ये निकल जाता है और निकल के टिश्यू स्पेस में चला जाता है, ब्लड वेसल से निकल के टिश्यू स्पेस में चला जाता है, उस कंडीशन को हम लोग हैमरेज के नाम से जानते हैं। हालांकि कैपिलरी में तो लगातार होता रहता है, जैसे ये उंगली है तो ऐसा करके फोर्सफुली हम मुट्ठी को बंद किए और फिर ये खोल दिए, तो ये जो बंद किए और खोल दिए, तो स्मॉल कैपिलरी हैमरेज होते रहते हैं। जो फोर्स लगा है उस बीच में स्मॉल कैपिलरी, ये जगह जहां जहां प्रेशर लगा वहां पर हैमरेज होते रहते हैं, और हैमरेज होने के साथ तुरंत फिर वो रिपेयर हो जाता है, तुरंत बन जाता है। या कोलेटरल सर्कुलेशन, इस सेल के पास डैमेज हुआ तो दूसरा कोलेटरल सर्कुलेशन उसको सप्लाई दे देता है। नी जॉइंट है, नी जॉइंट को हम मूवमेंट कर रहे हैं, स्क्विटिंग के चुक्को मुक्को बैठ गया या पालती मार के बैठ गया है, क्रॉस सेटिंग करके फिर खड़ा हो गया, तो इस बीच में कई कैपिलरीज वहां पे डैमेज हो जाते हैं। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये शरीर में चलता रहता है, और इतना स्मॉल अमाउंट में ये हेमरेज होता है कि उसका कोई फिजियोलॉजिकल डेफिशिएंसी हमारे शरीर में नहीं दिखता है। लेकिन जब वही बड़ा वेसल्स, अगर ये मान लेते हैं कि ये बड़ा वेसल्स यहाँ पे रैप्चर कर जाए और रैप्चर करने के बाद ब्लड यहाँ से एस्केप कर जाए, तो एस्केप करने के बाद काफी बड़े अमाउंट में ब्लड या तो इनसाइड दी टिश्यू या टिश्यू स्पेस में यहाँ पर एकुमुलेट हो जाएंगे, जिसको हम लोग हेमाटोमा के नाम से जानते हैं, या फिर टिश्यू स्पेस और स्किन को रैप्चर करते हुए ये बाहर निकल जाते हैं। ये इस ढंग से शरीर से बाहर निकल के चले जा सकता है। दोनों स्टेज में हमें काफी फिजियोलॉजिकल लॉस देखने को मिलता है, और फिजियोलॉजिकल लॉस इस ढंग से मिलता है कि हैमरेज होगा, स्वाभाविक है कि हैमरेज अगर हो गया तो ब्लड लॉस्ट कर गया। फिजियोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली लॉस का मतलब है कि स्किन से बाहर नहीं आया लेकिन ब्लड वेसल से बाहर आ गया, तो ब्लड वेसल से जैसे ही एस्केप कर गया तो फिर वो ब्लड हमारे काम का नहीं रह गया, किसी भी काम का नहीं रह गया, चाहे वो पूज करके शरीर से बाहर जाए या शरीर के अंदर ही रह जाए। तो ब्लड तो फिजियोलॉजिकली लॉस्ट कर गया। बोलता है इसमें अगर 30% लॉस्ट ब्लड लॉस्ट एट ए टाइम लीड टू डेथ। बोलता है कि एक समय में हेमरेज एक ही टाइम में अगर 30% लॉस कर जाता है, लीड टू डेथ, वो मौत हो जाएगी, वहां पर बचने की संभावना बहुत रेयर है। लेकिन यही बोलता है कि अगर ब्लड लॉस्ट 70% इन 24 आवर्स में सरवाइव, अगर ये लॉस्ट 24 घंटा में धीरे 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 करके 70%, 70% भी ब्लड लॉस कर जाता है, उसमें सर्वाइवेंस की चांसेस बनती है, बचने की संभावना है। वही तो जैसे जैसे ये ब्लड लॉस्ट करेगा धीरे 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 करके, ठीक है, वैसे ही धीरे 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 करके हमारा माइलॉइड सेल्स फॉर्मेशन शुरू कर देगा ब्लड का, जो बोन मैरो में सेंटर्स है वो धीरे 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 करके बनाना शुरू कर देगा। बाय द वे अगर बोन मैरो से उतना ब्लड नहीं बन पा रहा है तो ऐसे कंडीशंस में, इमरजेंसी कंडीशंस में हमारा स्प्लिन, लीवर एंड अदर रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ये सब फिर से ब्लड को फॉर्मेशन शुरू कर देंगे, और जैसे ही एडिक्वेट लेवल पर पहुंच जाएगा तो फिर से रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स काम करना बंद कर देंगे और फिर बोन मैरो से काम संभालेंगे। तो इसलिए 70% अगर 24 घंटा में लॉस होता है तो धीरे धीरे जितना लॉस होगा वो धीरे धीरे उतना बनता रहता है, तो उसमें सर्वाइवेंस की चांसेस बन जाती है।
अब दो कंडीशंस आ गए, एक तो हो गया फ्रेशली हैमरेज, एंड oozing ऑफ ब्लड आउटसाइड। ये पहला आ गया, मतलब कि रैप्चर होने के बाद टिश्यू डैमेज हो जा रहा है, और टिश्यू डैमेज होने के बाद ये धीरे 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 करके शरीर से बाहर होता हुआ चला जा रहा है। तो शरीर से बाहर होता चला जा रहा है, इट मीन्स कि जो रैप्चर्स पार्टिकल्स हैं, जो ये मेम्ब्रेन रैप्चर कर गए हैं, और ब्लड यहाँ से शरीर से, ये स्किन का लेवल है, यहाँ से ये बाहर होते हुए चले जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज भी काफी बड़े इंजर्ड किए हैं, और आप जानते हैं कि हीलिंग प्रोसेस हमारे इन्फ्लामेशन के थ्रू तुरंत शुरू हो जाता है। तो जैसे ही ये पूज करके बाहर आ जाएंगे, तो धीरे 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 करके यहाँ पर हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और ये टिश्यू जो रैप्चर करेंगे या तो निक्रोज कर जाएंगे, निक्रोज करके मर के यहीं पर खत्म हो जाएंगे, और लाइज द पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का पार्ट बने हुए रहेंगे लेकिन डेथ टिश्यू रहेंगे, दैट इज कॉल्ड नेक्रोसिस। और अगर नेक्रोसिस नहीं हो गए तो फिर से नया सेल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। दोनों स्टेज बहुत हेल्दी कंडीशन है, ये हमारा फिर से रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर यही रैप्चर सिर्फ ब्लड वेसल्स का होता है और टिश्यू स्पेस में यहाँ पे जमा हो जाता है, ब्लड यहाँ पे इस जगह एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके बारे में अभी बात की कि हेमेटोमा। अगर हेमेटोमा पैर हाथ में हो जाता है तो सिर्फ सूजन तक तो काम चल जाएगा, वहां पे स्वेलिंग है, पेनफुल रहेगा, इन्फ्लेम रहेगा, यहाँ तक तो फिर ठीक है। लेकिन अगर हेमेटोमा क्रैनियल पार्ट, क्रैनियल पार्ट का मतलब कि न्यूरॉन सेल्स ब्रेन में ये रह जाता है, अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं तो ब्रेन में रह जाता है, तो ये अगर हमारा ब्रेन है, मान लेते हैं कि ये ब्रेन है, इस जगह पे हेमरेज हुआ और यहाँ पे हेमेटोमा हो गया, ये हेमेटोमा का प्लेस है। ठीक है, अब हेमेटोमा हो गया तो इसके बाहर तो हमारा क्रेनियल बोन है, मैंने स्कल है, तो ये जितना बढ़ेगा स्कल को तो पीछे नहीं ढकेल सकता है। लेकिन अगर ये हाथ है, ये बोन है, इस जगह पे अगर एकोमलेट किया तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा करके सूजन हो जाएगा, क्योंकि बाहर में कोई बोन नहीं है, इसमें हाथ में हमारा इनसाइड या पैर में इनसाइड बोन है, बाहर से सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू का कवरिंग है, तो यहाँ पे ये ऐसे करके हेमेटोमा जो है सूजन के रूप में दिखाई देगा, मतलब उसको एक्सपेंड करने का प्लेस है। लेकिन जब इसकी बात करते हैं या फिर वर्टिब्रल कनाल की बात करते हैं, ये वर्टिब्रल बॉडी हो गया, पेडिकल्स हो गया, लेमिना हो गया, स्पाइनल प्रोसेस, ये भी चारों तरफ से बोन से बंधा हुआ है, और ये कनाल है, इसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड पार कर रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो बाई द वे यहाँ पे हेमेटोमा हो जाएगा, तो ये जो है ये तो बढ़ने नहीं देगा बोन की सरफेस से, तो जब भी हेमेटोमा होगा तो इनसाइड होगा, और दोनों कंडीशन में अगर इनसाइड होता है तो ये ब्लड जो क्लॉट किया है हमारा मेन स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करेगा, और यहाँ पे तो स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन, क्योंकि स्कल बोन इसको बढ़ने नहीं देगा, इट मीन्स कि जितना साइज बढ़ेगा अपने चारों तरफ वाले टिश्यूज को ये कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा मतलब स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन, स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन के रूप में ये सामने आ जाएगा। और स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन के रूप में ये जब सामने आएगा, तो जो न्यूरॉन सेल्स जहां 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 कंप्रेस करे, जो डैमेज हुआ सो हुआ,
ये जितना को सप्लाई दे रहा था वो न्यूरॉन सेल्स भी डैमेज हुए से हुए। इसके अलावा ये जहाँ-जहाँ एक्युमुलेट किया उस जगह के न्यूरॉन सेल्स पर प्रेशर्स जनरेट करेगा और ये प्रेशर्स जनरेट करने के बाद इस जगह का ब्लड वेसल्स के सप्लाई को माने इस्केमिक कंडीशंस क्रिएट करेगा और न्यूरॉन सेल्स नेक्रोज करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा वास्कुलर है और वो टिश्यू स्पेस में जमा हो गया, तो बहुत भारी नुकसान से कर जाएगा। हेमेटोमा से ज़्यादातर ब्रेन हेमरेज होता है ना, तो हेमेटोमा के कारण ही मौत होता है या कॉम्प्लिकेशन सामने आता है। अगर ये हेमेटोमा से ना हो, कोई रास्ते से ये बाहर निकल जाता है, जैसे नाक से, मुँह से या कान से इस ढंग से बाहर आ जाता है, तो फिर जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हेमरेज को काफ़ी नुकसानदायक साबित हो जाता है। अब आते हैं काउज़ इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं? काउज़ ऑफ हेमरेज सबसे पहला तो हो गया ट्रॉमा टू ब्लड वेसल्स, फर्स्ट काज़ तो यही हो गया। डायरेक्ट ट्रॉमा या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ट्रॉमा में चोट लगा, इनडायरेक्ट ट्रॉमा में पकड़ के उसको अगर ट्विस्ट कर दिया, धर के ऐसे करके ट्विस्ट कर दिया, तो दोनों ट्रॉमा इसके लिए नुकसानदायक साबित होगा। न्यूप्लास्टिक लीजन्स, न्यूप्लास्टिक लीजन्स का मतलब होता है कि वहाँ पे नया सेल्स का इन्वेजन्स हो गया। कैंसरेशन, खासकर कैंसरेशन एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। उसके बाद इन्फ्लामेशंस, इन्फ्लामेटरी लीजन, इसका अनदर कॉज हो गया। उसमें वेसल्स डिजीजेस, वेसल्स डिजीजेज जैसे आर्थरोस्क्लेरोसिस, आर्थरोस्क्लेरोसिस प्लेक, फैट का या शुगर का या लिपिड का प्लेक वहाँ पे जमा हो जाना, ये इसका कारण सबसे ईजी है। उसके बाद हेमरेज, सिकल सेल एनीमिया में भी देखने को मिलता है। उसके बाद सम डिजीजेस, डेंगू, काला जार, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा हेमरेज हो जाता है। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद हाइपरटेंशन, ये कुछ कॉजेटिव फैक्टर्स है जिसमें हम लोग हेमरेजिक चांसेस को देखते हैं। अगर इसका फेट की बात करें, फेट में फर्स्ट रीस्टोरिंग, रीस्टोर का मतलब पहले जैसा रिपेयर कर लेगा। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ हेमाटोमा, एंड तीसरा थ्रोम्बोसिस। अगर इंट्रावास्कुलर है मतलब वेसल के अंदर हेमरेज होके रह गया ब्लड, तो थ्रोम्बोसिस के रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो एक रीस्टोरिंग, दूसरा हेमेटोमा फॉर्मेशन और तीसरा थ्रोम्बोसिस। बस इसमें इतना ही, पहले इसको लिख लेते हैं फिर दूसरा टॉपिक पर बात करेंगे।
हेमरेज हेडिंग देना है। हेमरेज इज द एस्केप ऑफ ब्लड hemorrhage is the escape of blood from a blood vessels. The bleeding may occur externally or internally, may occur externally or internally into the serous cavities. For example, hemothorax. Hemothorax. It means hemorrhage inside the thoracic cage, thoracic cavity. Full stop. Or hemorrhage take place into a or hemorrhage take place into a hollow viscous प्रकार चेंज होगा। Extra vagations of blood. Extra vagations of blood into the tissues with resultant swelling with resultant swelling is known as hematoma. And large extravagances of blood large extravagances of blood into the skin and mucous membranes into the skin or mucous membranes are called ecmosis. ECHYMOSS.
paragraph change. Hemorrhage into the skin, hemorrhage into the skin or mucous membrane, mucous membrane up to 1 centimeter, called up to 1 centimeter, called purpurage, Purpurs, purpurage. अब हेडिंग देना काउच ऑफ hemorrhage. Cause of hemorrhage का पहला trauma to the vessel wall. Second, inflammatory lesion of the vessel's wall. Next, spontaneous hemorrhage. Next, neoplastic invasion. Next, vascular diseases. Vascular diseases like atherosclerosis. Next, elevated pressures. Elevated pressures within the vessels like like cerebral and retinal hemorrhage. Cerebral and retinal hemorrhage. In case of systemic hypertension. In case of systemic hypertension. Next, certain diseases
certain diseases like dengue, chikungunya, measles, सर चिकनगुनिया के पहले क्या बोले थे? dengue, dengue, chikungunya, measles, diphtheria, etc. अब हेडिंग देना है इफेक्ट ऑफ हेमरेज। इसको लिखना द इफेक्ट ऑफ हेमरेज depends upon blood loss and blood loss depends upon and blood loss depends upon three main factors. Three main factors. First, the amount of blood loss. Second, the speed of blood loss. तीसरा, the site of the hemorrhage. इस प्रकार चेंज हो जाएगा। A sudden loss of blood a sudden loss of blood up to 30 to 33%, up to 30 to 33% may cause death. Will loss of blood volume, loss of blood volume up to 50%, up to 50% over a period of 24 hours, over a period of 24 hours.
may not necessarily fatal. May not necessarily fatal. फिर पैटर्न चेंज होगा. Chronic blood loss. Chronic blood loss generally produces an iron deficiency anemia. Iron deficiency anemia where acute hemorrhage may lead to serious immediate consequence such as hypovolemic shock. Hypovolemic shock. अब हेडिंग देना है fate of hemorrhage. Fate of hemorrhage. इसमें लिखें the fates of hemorrhage are the fates of hemorrhage are फर्स्ट में restore to normal structures without any large loss of physiology. Any large loss of physiological change. सर फिजियोलॉजिकल के बाद क्या बोले? Without any large loss of physiological change. Second, hemorrhage inside the blood vessels. Hemorrhage inside the blood vessels may leads to thrombosis or embolism.
extravascular hemorrhage, extravascular hemorrhage in tissue space, in tissue space accumulations of blood, leads to hematoma, the cerebral hematoma, the cerebral hematoma may lead severe complications or even death. Or even death. बस हो गया, थोड़ा रेस्ट लीजिए, तो दूसरा टॉपिक इंफार्क्शन तक पढ़ाते हैं।
हाँ हेलो। सेकेंड टॉपिक इंफ्रैक्शन पर बात करते हैं आज। ये भी छोटा सा निकल जाएगा, हेमरेज से जुड़ा हुआ है, इसीलिए दोनों को एक साथ लिया है। अभी तो बात की थी कि हेमरेज हो जाने के बाद रीस्टोरेशन या हेमेटोमा या फिर टिश्यू डेथ, नेक्रोसिस वहां पे डेवलप करेगा। इंफेक्शन क्या है तो बोलता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ टिश्यूज रिएक्शंस इन फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस। ये ट्रॉमा से जुड़ा हुआ नहीं है। सबसे पहले इन्फेक्शंस एंड ट्रॉमेटिक नेक्रोसिस दोनों अलग अलग चीज है। शब्द में लिखा इट इज द प्रोसेस ऑफ टिश्यू रिएक्शंस। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से नहीं होके सबसे पहले टिश्यू का रिएक्शन है जो ग्रेजुअली धीरे 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 करके हो रहा है। और क्या हो रहा है तो कन्वर्ट इनटू नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब है सेल डेथ बीइंग ए पार्ट ऑफ द बॉडी। कारण ड्यू टू इनसफिशियंसी ब्लड सप्लाई। एकदम से क्लियर हो गया। प्रोसेस मैंने धीरे 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 टिश्यू रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने के बाद नेक्रोज कर रहा है। नेक्रोसिस शब्द यूज किया जाता है डेथ ऑफ सेल्स बीइंग द पार्ट ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल ये फिंगर है, ये मान लेते कि यहाँ पे ट्रॉमा लगा, ठीक है। ट्रॉमा लगने के बाद ब्लड वेसल्स यहाँ पर रैप्चर किया और धीरे 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 करके हीलिंग शुरू हुआ। लेकिन हीलिंग शुरू होते होते हैमरेज ब्लड वेसल से इस लोकल एरिया में सर्कुलेशन नहीं मिल पाया, यानी ब्लड की कमी हुई। ब्लड की कमी हुई मतलब ऑक्सीजन न्यूट्रिशन की कमी हो गई। तो ये सेल इतना दूर का डेथ कर गया, मर चुका। लेकिन मरने के बाद ये कट के उंगली से अलग नहीं हुआ, इसी में ऐसे ऐसे करके फाइब्रोसिस नेक्रोसिस या फैटी नेक्रोसिस के रूप में ऐसे ऐसे करके यहाँ पे रह गया। तो डेट इज कॉल्ड नेक्रोसिस। और ये नेक्रोसिस के पीछे कारण इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई। इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई का मतलब सर्कुलेशन वहां पर इम्पेयर्ड था और कोई वजह नहीं था। तो डेट इज कॉल्ड इन्फार्क्शन। लेकिन अगर यही सेल डेथ कर गया और सेल डेथ करके यहां से ये कट के अलग हो गया, ये पोर्शन कट के गिर गया, तो दैट इज कॉल्ड गैंग्रीन। वो भी सेल डेथ ही है, टिश्यू डेथ ही है, लेकिन बीइंग ए पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का पार्ट बना रह गया तो नेक्रोसिस, और कट के अगर अलग हो गया तो उसको हम लोग गैंग्रीन की बात करते हैं। तो ये इन्फेक्शन गैंग्रीन की बात नहीं बोल रहा है, नेक्रोसिस की बात बोल रहा है। नेक्रोसिस की बात बोला, इसका मतलब कि डेथ करने के बाद वहीं पर बना रह गया। और बहुत कॉमन डिजीज जिसको हम लोग हार्ट अटैक के रूप में जानते हैं, बोलते ना हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। तो हार्ट अटैक आ गया वो तो कॉमन बोलचाल की भाषा है, लेकिन एक्चुअली में इन्फार्क्शन ही हो जाता है। दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल माने ब्लड
सर्कुलेशन की कमी के वजह से कार्डियक मसल्स, ये जो कार्डियक मसल्स है चार, ये वाला, इसमें ब्लड की कमी के वजह से इन्फेक्शन हो गया, मतलब सेल डेथ कर गया। और सेल डेथ करेगा तो स्वाभाविक है कि इतना दूर तत्काल तो काम नहीं करेगा, धीरे 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 हीलिंग प्रोसेस होगा, फिर जो काम कर सकेगा। तो इसी को हम लोग मायो प्रॉब्लम को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोल दिए, और कॉमनली इसको कार्डियक अटैक या हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। तो कार्डियक मसल्स के लिए या ब्रेन मसल्स के लिए बड़ा काफी नुकसानदायक साबित होता है। अब ये कार्डियक का ही बात कर लेते हैं, थोड़ा सा समझने में ज्यादा इजी हो जाएगा। ये मान लेते हैं कि ये जो स्पेस बना है ये इन्फाक्शंस है, ठीक है। ये सेल्स यहाँ पे डेथ कर गया, कोगुलेट कर गया, खत्म हो गया। जब ये सेल्स यहाँ पे खत्म हो गया तो प्रोसेस तो इन्फेक्शन हुआ, लेकिन जो जो पार्ट अफेक्टेड हो गया इसको हम लोग इन्फ्राक्ट के नाम से जानते हैं। जो परमानेंट वहां पे इन्फेक्शन के वजह से रह गया उसको हम लोग इन्फ्राक्शन प्रोसेस, और जो पार्ट डैमेज हो चुका, नेक्रोज हो चुका, उसको हम लोग नेक्रोज सेल नहीं बोल के इन्फ्राक्ट के नाम से जानते हैं। अगर चांस की बात बोलते हैं कहाँ होने की इसकी चांस है, तो मोस्ट कॉमनली इन आर्ट्रियल ब्लड सप्लाई। अगर होने की संभावना की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमनली है आर्ट्रियल ब्लड सप्लाई, क्योंकि आर्ट्रियल ब्लड सप्लाई ही न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन को कैरी करके सेल तक ले जा रहा है। और जैसे ही आर्ट्रियल्स हेमरेजिंग या इस्चेमिक कंडीशन डेवलप करेगा तो इन्फेक्शन डेवलप होगा, इन्फेक्शन डेवलप करेगा तो प्लेस जो इन्फ्राक्ट है वहां पर न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो जाएगी। लेकिन अगर वेनस की बात करते हैं तो एक तो वेनस का प्रेशर ही बहुत कम होता है, जबकि आर्टियल्स हमारा डिपेंड करता है वेंटिकुलर सिस्टोल पर, और जितना फोर्सफुल वेंटिकुलर सिस्टोल उतना ज्यादा टेंशन आर्टरी में। लेकिन वेनस में रिटर्न होता है ना तो बहुत धीरे 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 ग्रेजुअल वो पल्सेस के साथ आगे बढ़ता जाता है, तो प्रेशर भी कम होता है, तो इसलिए उसमें हेमरेज की चांसेस भी कम होती है। और अगर हेमरेज हो भी जाता है तो कौन सा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रहा है या फिर न्यूट्रिशन लेके जा रहा है, वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। और मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स का मतलब कि जो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से बच गया एक्सक्रेटरी सब्सटेंस उसको कैरी करके ले जा रहा है। तो जो भी अगर चांसेस की बात बोलते हैं इन्फेक्शन की तो तभी उस संभव है जब आर्टियल ब्लड सप्लाई इम्पेयर करता है या रैप्चर करता है या इस्चेमिक कहीं तो वो कंप्रेशन वहां पे जनरेट होता है। अब इसके बाद बोलता है कि सडन ऑनसेट, सेकंड अगर बात करते हैं तो सडन ऑनसेट कट ऑफ ऑफ ब्लड, ये जो घटनाएं होगी धीरे 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 करके नहीं होगी, अचानक से कंटिन्यू, तुरंत का तुरंत एंड कंप्लीट, कंप्लीट ऑक्लूजन्स, तुरंत का तुरंत और कंप्लीट वहां पे सर्कुलेशन से बंद हो जाएगा, तभी इंफ्रैक्शन डेवलप करने के चांसेस बढ़ते हैं। काउज में आ जाते हैं। फर्स्ट बात करते हैं इस्केमिया।
सेकेंड बात करते हैं हेमरेज। थर्ड बात करते हैं आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। फोर्थ बात करते हैं थ्रोम्बोलिज्म एंड थ्रोम्बोसिस। ये उसके कुछ कॉजेटिव फैक्टर्स हैं। इस्चेमिया, हेमरेज, इस्चेमिया समझ रहे होंगे आप लोग। इस्चेमिया का मतलब होता है कि ये ब्लड है, वेसल्स है, ये सेल्स है, ये किसी तरह से इम्पेयर्ड कर जाए, दब जाए, इसमें थ्रोम्बोसिस हो जाए, इम्बोलिज्म हो जाए और लोकलाइज ब्लड सर्कुलेशन से इम्पेयर्ड कर जाए। यहाँ तक तो ब्लड नॉर्मल है, एनीमिया नहीं है, लेकिन इस जगह यहाँ से आगे जहाँ पे ब्लॉकेज है या मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, उस जगह से आगे ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं इस्चेमिया। मोस्ट कॉमनली कार्डियक मायोकार्डियल इंफार्क्शन में इस्चेमिया ही होता है। सेकेंड हेमरेज, ओजिंग ऑफ ब्लड या एस्केप ऑफ ब्लड। थर्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब कि ब्लड वेसल्स में ये अंदर की ओर प्लेक जम जाना, लिपिड का या फैट का या शुगर का प्लेक जम जाना, ऐसे से करके चकत्ता अंदर की ओर नैरो हो जाना। अगर पाइप की बात करें, जनरल पाइप में जो काई जम जाता है ना, उसी ढंग से उम्र के साथ ये थोड़ा 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 हो जाता है। तो जैसे जैसे ये जमता जाएगा वैसे से ये नैरो होता जाएगा और इस जगह टिश्यूज में जितना रिक्वायरमेंट है ब्लड की, उतना एडिक्वेट अमाउंट में यहाँ तक नहीं जा पाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस, यह भी एक कारण है। और लास्ट इम्बोलिज्म या थ्रोम्बोसिस की बात करते हैं। तो इम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस तो आप जान रहे हैं, क्लॉटिंग इनसाइड द ब्लड वेसल्स। जब क्लॉटिंग हो गया तो फिर से एक बार इस्चेमिया का कंडीशन डेवलप करेगा। और इम्बोलिज्म तो उससे भी डेंजरस है, ये तैरता हुआ जाएगा, जहां पे इसको नैरो स्पेस मिलेगा वहां पे जाके कंप्लीट ब्लॉकेज, यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लॉक कर देगा, इधर ब्लड ही नहीं जाने देगा। तो इंफ्रैक्शंस का मेन कॉजेज यही चार है: इस्चेमिया, हेमरेज, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। अब इन चारों के पीछे कई कारण हो सकते हैं। अभी जैसे हेमरेज के पीछे बताएं कई कारण है, इस्चेमिया के पीछे कई कारण हो सकते हैं, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस के पीछे कई कारण हो सकते हैं, थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म पढ़ा चुके हैं, उसके पीछे भी कई कारण होते हैं। तो कॉजेटिव फैक्टर ये है और इसका अपना कॉजेटिव लीड्स टू इंफार्क्शंस। अब इसको क्लासिफिकेशन कर देते हैं। टाइप्स कितने तरह का ये है? फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कलर। इसमें फर्स्ट पेल एंड सेकेंड रेड कलर। इंफ्राक्ट जो बना, इसका क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन करता है अकॉर्डिंग टू कलर। कलर के आधार पर ये दो तरह का दिखा देगा। पेल कलर, पेल कलर बता चुके हैं कि एक गिलास दूध में एक चुटकी हल्दी डालने के बाद जो कलर उसको मिला देते हैं, जो कलर निकल के आएगा वो हमारा पेल कलर है। तो पेल कलर जब भी होगा, इसका मतलब कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन एंड ब्लड की काफी डेफिशिएंसी होगी, स्वाभाविक है। पीला है इसका मतलब कि ब्लड वहां पे कम है। तो जब भी होगा तो आर्टियल ऑक्लूजन, आर्टियल ऑक्लूजन का मतलब जितना आर्टरी है उसी में किसी न किसी तरह का ऑक्लूजन है, तभी ये पेल कलर का दिखाई देगा। ज्यादातर हार्ट का जो इन्फाक्ट है, किडनी का इन्फाक्ट है, स्प्लीन का इन्फाक्ट है, ये सब का सब पेल कलर का मिलेगा। दूसरा बोलता है रेड। रेड का मतलब हेमरेजिक। जब भी होगा तो ब्लड वहां पे एस्केप करके लोकल एरिया में जमा हो चुका है और उसके वजह से सर्कुलेशन से में टिश्यूज को नहीं मिल पा रहा है, तो वहां पे जो हेमरेज होगा ना वो हमेशा रेड कलर का दिखाई देगा।
और रेड कलर का खासकर पल्मोनरी के केसेस में, पल्मोनरी आर्टरी के केसेस में जब भी इंफ्राक्ट होगा वो रेड, मतलब लंग्स में आपको दिखाई देगा, अगर इधर का होता है तो आपको रेड कलर का दिखाई देगा। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन हमारा हाईली वेस्कुलर है, वहां पे अगर इंफ्राक्ट होगा तो वो रेड कलर का दिखाई देगा। सेकंड, अकॉर्डिंग टू दियर एज, पेशेंट उम्र से मतलब नहीं, अकॉर्डिंग टू दियर एज, इंफ्रैक्शन का क्या उम्र है, कितना देर पहले का है, लेट का है, उसके आधार पर ये डिवाइड हो जाता है रिसेंट और फ्रेश। पहला रिसेंट और फ्रेश, दूसरा ओल्ड और हिट। दूसरा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एज, कितना दिन का इंफेक्शन है। स्वाभाविक है कि जो पुराना होगा, ओल्ड होगा, वो हील कर जाएगा धीरे 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 करके, या तो घाव भर जाएगा, रिस्टोर कर लेगा, या फिर नेक्रोसिस हो जाएगा। तो एक हो गया ओल्ड और हील्ड, इसका मतलब कि काफी पुराना इंफेक्शन है। और एक होता है रिसेंट और फ्रेश। रिसेंट और फ्रेश का मतलब कि इंफेक्शन अभी का अभी, जैसे हार्ट अटैक में अभी का अभी। लेकिन इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो ज्यादातर ओल्ड और हील्ड होता है। कुछ पता नहीं चलता, थोड़ा बहुत मेलिना, स्टूल से ब्लड आ जाता है, या फिर पेट में दर्द होता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, लेकिन आदमी समझ नहीं पाता है इनफैक्ट हो चुका है। तो वहां जब भी मिलेगा, जब तक डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर के पास जाएगा, तब तक वो 10 दिन 15 दिन महीनों हो सकता है, तो वहां पर ओल्ड या हील्ड मिलेगा। अब तीसरा है अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन। अब जो इंफ्राक्ट है वो इन्फेक्टेड है या नॉन इन्फेक्टेड है, उसके आधार पर फिर से इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इसमें फर्स्ट कॉन्टामिनेटेड, कॉन्टामिनेटेड का मतलब इन्फेक्शन है, या फिर ब्लैंड, BLAND, ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब इन्फेक्शन फ्री है, और कॉन्टामिनेटेड का मतलब वहां पे इन्फेक्शन मौजूद है, फिर बैक्टीरिया वहां पे, इनफैक्ट पोषक में बैक्टीरिया वहां पे लग चुका है। अब इसके पैथोजेनेसिस पे बात करते हैं। क्या पैथोलॉजिकल इन्फेक्शन में चेंज होगा? फर्स्ट जो चेंज होगा, हाइपरेमिया। हाइपरेमिया के मतलब कि इन्फाक्ट पोर्शन पे बहुत ज्यादा ब्लड का एकुमुलेशन हो जाएगा, रेडिश कलर में डेवलप हो जाएगा। या फिर सेल, सेल जहां पे येलोइश कलर है, उसके पहले यहाँ पे ऑक्लूजन हो जाएगा ब्लड का, तो ये पोर्शन रेडिश हो जाएगा। तो पहला जो चेंजिंग होगा हाइपरेमिया हो जाएगा, और सेकंड होगा सोलिन हो जाएगा। सोलिन, वहां पे सूजन हो जाएगा, और सूजन ये करीब करीब 12 से 48 घंटा, 12 to 40 आवर्स में वहां पे हम लोग सूजन देखेंगे। उसके बाद यहाँ से नेक्रोसिस शुरू हो जाएगा। उसके बाद प्रोग्रेसिव
ऑटोलाइसिस, अपने ही सेल्स धीरे धीरे करके उस गोल्जी अपरेटस से सिंथेसिस कम होगा, उसको लाइसोसोम धीरे धीरे करके उसको मारना शुरू करेगा। तो ऑटोलाइसिस होने का मतलब है कि धीरे धीरे करके नेक्रोसिस का प्रोसेस बढ़ता हुआ चला जाएगा। उसके बाद इंफ्लामेटरी रिएक्शंस, वहां पर इन्फ्लामेशन का रिएक्शन सामने आने लगेगा। और पिगमेंटेशंस, लास्ट में ब्लड पिगमेंटेशंस। जब पानी चला गया, इससे चल नहीं पा रहा है। लास्ट टॉपिक से इसमें पिगमेंटेशन, वहां पर पिगमेंट डेवलप करना शुरू हो जाएगा। बस इतना ही है, इसको लिख लेते, लिख के खत्म कर लेते इसको। हेडिंग देना इंफेक्शन। Infractions is the INFARCTI. Infractions is the process of infection is the process of tissue necrosis resulting from some form of some form of circulatory insufficiency. The localized area of necrosis the localized area of necrosis should develop is called an infarct. Change. Most commonly infections occurs due to interrupted arterial blood supply and less commonly venous obstructions. And less commonly venous obstructions.
full stop देखें. Generally, sudden, complete and generally sudden, complete and continuous occlusion by thrombosis or embolism produce infarct. Cause लिखिए, cause of infarction. First, ischemia due to various causes. Ischemia due to various causes. Second, hemorrhage due to various causes. Third में occlusions of blood vessels due to thrombosis, embolism, etc. Next में narrowing of the arteries narrowing of the arteries due to atherosclerosis. Due to atherosclerosis. खत्म हो गया. अब हेडिंग देना टाइप्स ऑफ इंफ्रैक्ट्स. टाइप्स ऑफ इंफ्रैक्ट हेडिंग देना है. पर चेक करके लिखें. An infract is an area and infract is an area of coagulation necrosis due to
due to complete sudden loss of blood supply of an organ. Blood supply of an organ. Collateral circulation is usually inadequate or marked full stop. According to this, according to this, there are following types of infarct. First, according to their color. According to their color. इसमें लिखिए it may be of it may be of first में pale और anemic. Pale और anemic. जैसे कि due to arterial occlusions, due to arterial occlusions, example in the heart, kidney and spleen. Second में red और hemorrhagic. Red और hemorrhagic. क्या देखें? Seen in the soft tissues, and are caused either by pulmonary arterial occlusions. Pulmonary arterial occlusion छोड़ के obstructions. Pulmonary arterial obstructions. Example in the lungs. Or by arterial or venous occlusion, example in the intestine.
Third में, according to their age. According to their age. फर्स्ट में recent और fresh. Recent और fresh. सेकंड में old और hid. थर्ड में ये according to infectious conditions. According to infectious conditions. फर्स्ट में ब्लैंड, PLAND. ब्लैंड देखिए, फ्री ऑफ बैक्टीरिया. फ्री ऑफ बैक्टीरिया. सेकेंड में सेप्टिक. सेप्टिक क्या देखें, बैक्टीरियल कंटामिनेशन. बैक्टीरियल कंटामिनेशन. पैथोजेनेसिस हेडिंग देना. इसलिए द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शंस. The process of infections takes place as follows. Infection takes place as follows. पहला, localized hyperemia. Localized hyperemia due to local